डियर स्टूडेंट्स, स्मार्ट पॉलिटिकल वर्ल्ड चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के अंतर्गत चल रही अपनी वीडियोज़ की श्रृंखला में आज हम संसद के एक हाउस, लोकसभा यानी कि हाउस ऑफ द पीपुल्स पर चर्चा करेंगे। लोकसभा की संरचना एवं गठन के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं लोकसभा। लोकसभा का वर्णन हमारे संविधान के भाग 5 में और अध्याय 2 और 3 में तथा अनुच्छेद 79 से लेकर के और 123 तक किया गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि लोकसभा के बारे में हमारे संविधान में क्या क्या लिखा गया है। तो आर्टिकल 79 में लोकसभा की संरचना का वर्णन किया गया है। 79 में साफ साफ शब्दों में लिखा गया है कि भारत की संसद, लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति से मिलकर के बनेगी। कई बार एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या राष्ट्रपति संसद का अंग माना जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, क्लियर कर लीजिएगा कि राष्ट्रपति संसद का अंग केवल माना नहीं जाता है, बल्कि वो संसद का अंग है, क्योंकि आर्टिकल 79 में ये बात स्पष्ट शब्दों में लिखी गई है कि जो संसद है वह किस किस से मिलकर बनेगी। लोकसभा प्लस राज्यसभा तथा राष्ट्रपति से मिलकर बनेगी। इन तीनों को संयुक्त रूप से ही मिला करके संसद कहते हैं। राष्ट्रपति एक ऐसा पदाधिकारी होता है जिसके हस्ताक्षर के बिना यदि संसद के दोनों सदन किसी बिल को पारित कर भी देते हैं तो भी राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना वह कानून नहीं बन पाता है। अतः राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग है। तो यहाँ पर आपको यह बात स्पष्ट हो जानी चाहिए कि संसद के कितने अंग हैं। संसद के 3 अंग हैं। सबसे पहला है लोकसभा। यह संसद का निम्न सदन है, लोअर हाउस है। इसे हाउस ऑफ द पीपल कहते हैं, लोकसभा कहते हैं, तथा इसके चुनाव 5 साल में एक बार होते हैं। यह लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। दूसरा सदन है राज्यसभा। इसे अपर हाउस भी कहते हैं। यह राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, न कि लोगों का। यह एक स्थायी सदन है। और तीसरा अंग है राष्ट्रपति। इस प्रकार हम समझ गए होंगे कि इन तीनों से मिलकर ही भारत की संसद बनती है। अब हम देखते हैं कि आर्टिकल 81 में संसद की जो संरचना है उसके बारे में वर्णन किया गया है। आर्टिकल 81 में बताया गया है कि संसद के सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 होगी। अब ये 552 किस प्रकार से होगी। इसमें से 530 सदस्य तो राज्यों से चुने जाएंगे और जो 20 सदस्य हैं वो चुने जाएंगे केंद्र शासित प्रदेशों से। इस प्रकार ये 550 हो गए। और इन 550 सदस्यों में अगर एक भी सदस्य एंग्लो इंडियन का निर्वाचित नहीं हुआ होगा तो राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह 2 सदस्य एंग्लो इंडियन लोकसभा में मनोनीत कर सकता है। अब तक हम अपना इतिहास उठा करके देखें तो हमें पता चलेगा कि एक भी आम चुनाव में एंग्लो इंडियन सदस्य निर्वाचित होकर के नहीं आया है और हर बार राष्ट्रपति ही इनको मनोनीत करता है। तो राष्ट्रपति को लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियंस मनोनीत करने का अधिकार है। तो इस प्रकार से टोटल संख्या हो जाती है 552। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वर्तमान समय में हम लोकसभा के 552 नहीं बल्कि केवल 545 सदस्य ही रखते हैं। केवल 545 सदस्यों को ही हम लोकसभा का सदस्य बनाते हैं। वो किस प्रकार से, क्योंकि इसमें से 530 सदस्य तो राज्यों से चुने जाते हैं तथा 13 सदस्य चुने जाते हैं केंद्र शासित प्रदेशों से और प्लस 2 एंग्लो इंडियन। और इस प्रकार से इनकी संख्या हो जाती है 552।
545। आप यहाँ पर ये प्रश्न उठा सकते हैं कि बाकी के 7 सदस्य कहाँ चले गए, क्योंकि 552 हो सकते हैं तो 545 ही क्यों हो पाते हैं। तो इसका कारण साफ है, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो कि जम्मू कश्मीर राज्य का हिस्सा है, वो आज भी पाकिस्तान के कब्जे में है, जिसे हम PO के नाम से जानते हैं, यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर के नाम से जानते हैं। तो ये 7 सीटें हमारी वहाँ चली गई। यही कारण है कि हम लोकसभा के वर्तमान समय में 543 निर्वाचित सदस्य तथा 2 सदस्य मनोनीत, इस प्रकार से 545 सदस्यों की संख्या हम यहाँ पर रखते हैं। साथ ही साथ आपको यह भी पता होना चाहिए कि ये जो 545 सदस्य हैं ये किस तरीके से चुनकर आते हैं। तो आगे हम बात करेंगे लोकसभा के चुनाव की। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हमारे देश में चुनाव के कितने तरीके हैं? 2 तरीके हैं। जो सबसे पहला तरीका है वो तो है एकल संक्रमणीय आनुपातिक मतदान पद्धति, और जो दूसरा है वह है बहुमत के आधार पर वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार। तो कुछ पद तो हमारे संविधान में ऐसे हैं जिनका चुनाव एकल संकरणीय आनुपातिक मतदान पद्धति से होता है। जैसे कि हमने राष्ट्रपति पर जब अपनी वीडियो बनाई थी तो बड़े ही अच्छी प्रकार से यह बात स्पष्ट की थी कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किस पद्धति से होता है? एकल संक्रमणीय आनुपातिक मतदान पद्धति से होता है। इस पद्धति में हमें क्या करना पड़ता है? इसमें उम्मीदवारों को हमें प्रीफ्रेंस देनी पड़ती है, उनको एक वरीयता क्रम देना पड़ता है, उनके नाम के सामने हमें अपनी पसंद अंकित करनी पड़ती है, और इस प्रकार से उनकी जब गिनती होती है तो जो सबसे ज़्यादा वोट प्राप्त करता है उसको ही हम विजयी घोषित करते हैं। लेकिन इसके विपरीत एक दूसरी पद्धति भी है जिसका नाम है वयस्क मताधिकार पद्धति। तो हमारे देश में लोकसभा के चुनाव और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एवं ग्राम पंचायतों के चुनाव इसी पद्धति से किए जाते हैं। आर्टिकल 75 में यह बात स्पष्ट है कि लोकसभा के जो सांसद हैं उनका चुनाव किससे होगा? वयस्क मताधिकार पद्धति के आधार पर किया जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। ये जो शब्द हमने प्रयोग किए हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, इनका वर्णन कहीं पर भी हमारे संविधान में नहीं आया है, लेकिन आर्टिकल 75 से यह बात स्पष्ट है कि जो लोकसभा के चुनाव हैं वो वयस्क मताधिकार पद्धति के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से किए जाएंगे। तो हम इस पद्धति को फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम कहते हैं। और हमारे देश में ये परंपरा बन गई है कि जो बहुमत दल का नेता होता है उसी को जो है हम प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं और वही सरकार बनाते हैं। तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम जो है इसमें क्या होता है? इसमें जिस भी पार्टी को सबसे अधिक मत प्राप्त होते हैं उसे ही विजयी घोषित कर दिया जाता है। इसको अगर हम हिंदी में समझें तो इसके लिए अभी अभी एक नया शब्द चलन में आया है और उसका नाम है अग्रता ही विजेता। देखिए, हमारे संविधान में एक HRD मिनिस्ट्री है और उस HRD मिनिस्ट्री के अंतर्गत एक आयोग है और उस आयोग का नाम है CSTT। ये एक आयोग है, इसका कंप्लीट नाम हम बताएं तो काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल टर्म्स, अर्थात यह एक ऐसा आयोग है जो हमारे संविधान में जो भी साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल शब्द प्रयोग किया गया है उनका हिंदी में अनुवाद करता है। तो इस CSTT ने
फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम का 4 साल पहले जो हिंदी में अनुवाद सुझाया है वो है अग्रताही विजेता। और अगर आपको यह शब्द ध्यान में नहीं रहे तो आप इसके बारे में एक और शब्द भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पहले आओ सब ले जाओ। यानी कि जो भी प्रथम स्थान हासिल करेगा, जो भी प्रथम स्थान पर आएगा उसे ही विजयी घोषित किया जाएगा। तो लोकसभा के सदस्यों का जो चुनाव है वह इसी पद्धति से किया जाता है। किस पद्धति से? प्रत्यक्ष वयस्क मताधिकार पद्धति से लोकसभा के सदस्यों का चुनाव हमारे देश में किया जाता है। अब हम देख लेते हैं कि लोकसभा के चुनाव के लिए सदस्यों में कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। तो एक लोकसभा का सदस्य बनने के लिए योग्यताओं में सबसे पहली योग्यता तो यह है कि सदस्य की आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। दूसरे, भारत का नागरिक हो। और तीसरे, पागल या दिवालिया नहीं हो। यानी कि उम्मीदवार की जो मानसिक स्थिति है वह बिल्कुल सही होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। और चौथा है, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, यानी कि ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट पर भी नहीं होना चाहिए। तो जिस सदस्य में ये 4 योग्यताएं होती है वो सांसद बनने के योग्य है, वो उसके चुनाव में भाग ले सकता है। इसका चुनाव लड़ने के लिए नामांकन पत्र भरते समय हमें 15,000 रुपये जमानत राशि भी जमा करनी पड़ती है। और अगर किसी उम्मीदवार को इलेक्शन में कुल पड़े और वैध पड़े मतों का 1/6 भाग प्राप्त नहीं होता है तो उसकी जमानत राशि भी जब्त हो जाती है। तो यह पॉइंट भी ध्यान रखिए कि जमानत बचाने के लिए 1/6 भाग मत प्राप्त करना जरूरी है, जो कि वैध भी होने चाहिए, वैलिड भी होने चाहिए। साथ ही साथ हमें एक बात और भी पता होनी चाहिए कि जो लोकसभा है इसे अनेक नामों से जाना जाता है और उनके पीछे कारण भी है। देखिए, इसे एक लोक सदन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि लोगों की भावनाएं लोकसभा के साथ जुड़ी हुई है, यह लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। इसे लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है, इसे अस्थायी सदन भी कहा जाता है। अस्थायी सदन क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक बार 5 साल के लिए लोकसभा के चुनाव होते हैं और 5 साल के बाद फिर से अगले चुनाव होते हैं। इसे आम चुनाव भी कहते हैं क्योंकि इसके चुनाव में आम जनता भाग लेती है। कौन सी? जिनकी आयु 18 वर्ष होती है वो सभी आम जनता लोकसभा के चुनाव में भाग लेती है। आरंभ में यह आयु 21 वर्ष थी, लेकिन 61वें संशोधन के द्वारा मतदाताओं की आयु को 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। तो इस प्रकार से इसे एक लोक सदन कहते हैं तथा इसे एक भावनाओं का सदन भी कहते हैं, यानी कि हाउस ऑफ द सेंटिमेंट्स भी लोकसभा का ही नाम है। आप कहोगे जी इसको संवेदनाओं का सदन क्यों कहा जाता है? तो इसके पीछे कारण यह है कि जो लोग हैं, लोगों की भावनाएं लोकसभा के साथ जुड़ी हुई है। लोकसभा ही लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। अपनी बातें जो है लोग लोकसभा में ही रख सकते हैं, अतः इसे भावनाओं का सदन भी कहा जाता है। ये सब देख लेने के बाद आइए देखते हैं भारत में पहली लोकसभा का चुनाव अक्टूबर 1951 से लेकर के और फरवरी 1952 तक चला, यानी कि 3-4 महीने तक लगातार पहली लोकसभा का चुनाव किया गया। इसमें इस चुनाव को समाप्त कर लेने के पश्चात पहली लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 को किया गया तथा इसकी प्रथम बैठक 13 मई
1952 को की गई। डियर स्टूडेंट्स, आपने जीवी मावलंकर का नाम अवश्य सुना होगा। कौन थे जीवी मावलंकर? जीवी मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। जीवी मावलंकर को लोकसभा का जनक कहा जाता है, और न केवल उनको लोकसभा का जनक बल्कि संसद का जनक भी कह करके पुकारा जाता है। क्यों? क्योंकि जिस समय हमारे देश में संविधान सभा एक संसद के रूप में कार्य कर रही थी और संविधान का निर्माण कर रही थी, उस समय भी संविधान सभा की बैठक की अध्यक्षता जीवी मावलंकर जी करते थे। उसके पश्चात जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया और जो संविधान सभा है वह एक अंतरिम सरकार के रूप में काम कर रही थी, तो अंतरिम सरकार में भी जो एक ही सदन था और उस सदन की बैठक की अध्यक्षता भी जीवी मावलंकर जी कर रहे थे। और जब 13 मई 1952 को प्रथम लोकसभा के चुनाव संपन्न हुए और लोकसभा की प्रथम बैठक हुई, तो उस समय जीवी मावलंकर जी को ही प्रो टर्म स्पीकर बनाया गया, यानी कि तात्कालिक अध्यक्ष बनाया गया। इस प्रो टर्म स्पीकर का हमारे संविधान में कहीं पर भी वर्णन नहीं किया गया है, लेकिन हमारे संविधान में यह बात स्पष्ट लिखी गई है कि सांसदों को राष्ट्रपति या उनके द्वारा अधिकृत कोई भी व्यक्ति उनके पद की शपथ दिलाएगा। तो जब प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति शपथ दिला लेते हैं तो उसके पश्चात लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए एक लोकसभा के सदस्यों में से ही एक प्रो टर्म स्पीकर बनाया जाता है। एक ऐसा सदस्य जो आयु में तथा योग्यता में वरिष्ठ होता है, सीनियर होता है, उसको जो है लोकसभा का प्रो टर्म स्पीकर बनाया जाता है। तो जीवी मावलंकर जी न केवल प्रो टर्म स्पीकर बनाए गए बल्कि हमें अपने लोकसभा में एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव भी करना पड़ता है, क्योंकि अध्यक्ष होता है वह उसकी बैठकों की अध्यक्षता करता है। लेकिन अगर किसी कारण से अध्यक्ष मौजूद नहीं होता है, अनुपस्थित होता है, तो उसके बाद में लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता उपाध्यक्ष करता है, डिप्टी स्पीकर करता है। लेकिन मान लीजिए किसी कारण से दोनों ही एब्सेंट हैं, तो राष्ट्रपति किसी वरिष्ठ सदस्य को लोकसभा का अध्यक्ष नियुक्त कर देता है और वही उन बैठकों की अध्यक्षता करता है। तो जीवी मावलंकर जी लोकसभा के प्रथम स्पीकर चुने गए। यहाँ पर मैं ये बात क्लियर कर देती हूँ कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव भी 5 वर्ष के लिए होता है। वे चाहें तो 5 वर्ष से पहले भी अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। लोकसभा के सदस्य भी लोकसभा में एक प्रस्ताव ला करके उनको उनके पद से हटा सकते हैं, लेकिन अभी तक इस प्रकार की कोई भी घटना हमारी लोकसभा के संदर्भ में घटित नहीं हुई है। तो ये सब देख लेने के बाद जो जीवी मावलंकर जी हैं वो इस प्रकार से हमारे संसद के जनक माने जाते हैं। जीवी मावलंकर ही एक प्रकार से एक ऐसे सदस्य रहे हैं जिनको हटाने का प्रस्ताव लोकसभा में लाया गया, लेकिन वो प्रस्ताव पास नहीं हो सका। जीवी मावलंकर जी का और जीएमसी बाल योगी जी का उनके पद पर रहते हुए दोबारा चुनाव हुआ। साथ ही अध्यक्ष के बारे में 1-2 रोचक बातें और जान लीजिए कि मीरा कुमार लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई तथा सुमित्रा महाजन जी दूसरी अध्यक्ष चुनी गई। जब लोकसभा के चुनाव, प्रथम लोकसभा के चुनाव हुए तो इसमें कुछ बड़ी बड़ी हस्तियां जो कि बहुत प्रसिद्ध थी उस समय, वे भी अपना चुनाव हार गई। जैसे कि संविधान का मनु कहे जाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तथा के.एम. मुंशी जी भी अपने लोकसभा का चुनाव हार गए थे। साथ ही साथ जो नीलम संजीव रेड्डी ऐसे लोकसभा के स्पीकर रहे हैं जो बाद में राष्ट्रपति भी निर्वाचित किए गए। इस प्रकार से लोकसभा के स्पीकर के बारे में ये कुछ रोचक तथ्य आपकी जानकारी में होने चाहिए। और अब हम बातें करेंगे कुछ ऐसी बातों के बारे में जो पावर्स केवल लोकसभा को ही प्राप्त है, राज्यसभा को नहीं है। यानी कि लोकसभा के कुछ विशेष अधिकारों के बारे में, स्पेशल राइट्स के बारे में अब हम कुछ बातें करेंगे। देखिए, इसमें सबसे पहला पॉइंट तो यह कहा जा सकता है कि लोकसभा में बहुमत दल के नेता ही सरकार बना सकते हैं।
लोकसभा में जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को बहुमत मिलता है वही सरकार बनाता है। हालांकि हमारे संविधान में यह बात भी नहीं लिखी गई है, लेकिन हमारे देश में यह एक परंपरा बन गई है और आर्टिकल 75 में यह बात साफ लिखी गई है कि बहुमत दल के नेता ही सरकार बनाएंगे और जो राष्ट्रपति होता है वह बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्ति करता है। यहाँ पर आप यह भी बात जान लीजिए कि जो प्रधानमंत्री है उसका सिलेक्शन नहीं होता है बल्कि उसकी नियुक्ति की जाती है। लोकसभा के बारे में दूसरी विशेष बात यह है कि जो सरकार होती है वह लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होती है। क्योंकि जो लोकसभा होती है, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव जनता करती है और जो सरकार होती है वह जनता के प्रति जिम्मेदार होती है, क्योंकि राज्यसभा तो राज्य का प्रतिनिधित्व करती है न कि लोगों का। यही कारण है कि सरकार के प्रति विश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, ये सारे प्रस्ताव भी लोकसभा में ही लाए जाते हैं। साथ ही मैं यह बात भी स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि जो हमारी 16वीं लोकसभा थी उसके प्रो टर्म स्पीकर श्री कमलनाथ जी को चुना गया था कि वो ही उस समय सबसे वरिष्ठ सदस्य थे। और जो इस समय हमारे देश में 17वीं लोकसभा चल रही है, इसके जो प्रो टर्म स्पीकर थे वो रविंद्र कुमार जी को चुना गया था। रविंद्र कुमार जी एक बहुत ही सीनियर सांसद हैं और वो लगातार 6 बार चुनाव जीत चुके हैं। यही कारण है कि 17वीं लोकसभा में उनको प्रो टर्म स्पीकर चुना गया था। इसके बाद लोकसभा के बारे में एक स्पेशल पावर यह है कि हमारे 91वें संशोधन में यह बात स्पष्ट कर दी गई है कि जो मंत्री परिषद की संख्या है वह फिक्स कर दी गई है। 91वें संशोधन द्वारा यह बात स्पष्ट कर दी गई है कि जो मंत्री परिषद की संख्या है वह लोकसभा की कुल संख्या की 15% होगी। मंत्री परिषद में 15% से अधिक सांसदों को शामिल नहीं किया जा सकता है। इसके बाद हम इसकी अगली पावर के बारे में पढ़ते हैं और अगली पावर है संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन का वर्णन हमारे संविधान के अनुच्छेद 108 में किया गया है। इसमें जो है जब संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है तो इसकी अध्यक्षता करेंगे लोकसभा के स्पीकर, और ये अध्यक्षता करने वाली बात हमारे संविधान के आर्टिकल नंबर 118 में साफ लिखी गई है कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता स्पीकर करेगा। लेकिन संयुक्त अधिवेशन कब कब बुलाया जाएगा? देखिए, इसके पीछे भी 3 कारण हैं। नंबर 1, जब लोकसभा ने तो प्रस्ताव पारित कर दिया हो लेकिन राज्यसभा ने प्रस्ताव पारित नहीं किया हो। नंबर 2, 6 महीने तक राज्यसभा ने इसके बारे में कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया हो। और नंबर 3 कारण यह है कि यदि राज्यसभा ने उसमें कुछ संशोधन प्रस्तुत किए हों तो इन तीनों कारणों से फिर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 108 के तहत ये अधिकार है कि वह दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाएगा और उस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा लोकसभा का स्पीकर। यहाँ पर यह भी क्लियर हो जाता है कि संयुक्त अधिवेशन में हमेशा लोकसभा का ही पलड़ा भारी होता है, क्योंकि लोकसभा की सदस्य संख्या तो 552 होती है या कह लीजिए कि 547 होती है, जबकि राज्यसभा की सदस्य संख्या 250 से अधिक नहीं हो सकती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सदस्य अधिक होने के कारण संयुक्त अधिवेशन में हमेशा लोकसभा को ही जीत मिलती है। एक अन्य और पावर लोकसभा की जो कि विशेष अधिकार है वो है धन बिल के बारे में। धन बिल का वर्णन हमारे संविधान के आर्टिकल नंबर 109 में किया गया है और धन बिल को पहले लोकसभा में रखा जाएगा न कि राज्यसभा में। अन्य बिलों को तो हम किसी भी सदन में पहले रख सकते हैं, लेकिन धन बिल को केवल और केवल पहले लोकसभा में ही रखा जाएगा। यह बात स्पष्ट 109 नंबर के आर्टिकल में लिखी गई है। और इसके साथ साथ एक बात आर्टिकल नंबर 110 में और भी लिखी गई है कि कोई बिल धन बिल है या नहीं है,
इसका निर्णय भी कौन करेगा? लोकसभा का स्पीकर करेगा। तो ये अधिकार स्पीकर का है कि वह किस बिल को धन बिल घोषित करेगा। ऐसा क्यों है? राज्यसभा को ये अधिकार क्यों नहीं है? क्योंकि पैसा जनता का है, टैक्स जनता देती है, तो उसके बारे में निर्णय करने का अधिकार भी जनता के सदन को है, लोक सदन को है, अर्थात लोकसभा को है। तो इस प्रकार से जो धन बिल होता है वह पहले लोकसभा में रखा जाता है। बिल को भी कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, क्योंकि कोर्ट का सबसे पहला कार्य है संविधान का संरक्षण करना, संविधान की रक्षा करना। अतः धन बिल को भी कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। एक उदाहरण से आप इसको समझ सकते हैं कि जब सुमित्रा महाजन ने आधार को धन बिल घोषित किया था, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस बात को सुप्रीम कोर्ट में लेकर के गई और वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इसे कैंसिल कर दिया। तो ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कार्य है संविधान की सुरक्षा करना। इसके बाद एक और भी स्पेशल राइट लोकसभा को दिया गया है कि देखिए, आपातकाल को समाप्त करने के लिए अगर राष्ट्रपति घोषणा नहीं करता है तो लोकसभा अपने सदस्यों के 1/10 सदस्यों के प्रस्ताव से आपातकाल की समाप्ति की घोषणा कर सकती है। ये एक और लोकसभा का विशेषाधिकार है। हम यहाँ पर यह भी चर्चा करना उचित समझते हैं कि हमारी जो लोकसभा है उसमें देखिए कुछ सीटों का आरक्षण किया गया है। वहाँ पर जो कुल सदस्य संख्या 545 है इस समय, इसमें से 84 जो सीट है वो ऐसे सदस्यों के लिए रिजर्व्ड है। और यह बात हमारे संविधान के आर्टिकल 330 में लिखी गई है। और 47 सीटें हैं वो एसटी के लिए, यानी कि शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व की गई है। और यह बात भी आर्टिकल 330 में लिखी गई है। लेकिन यह जो आरक्षण है सीटों का, यह केवल अभी 2020 तक ही है। हमारे संविधान में हर 10 वर्ष के बाद इनको एक प्रस्ताव पारित करके बढ़ा दिया जाता है। अब 2020 के बाद भी इसको आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन फिलहाल यह आरक्षण 2020 तक है कि 84 सीटें शेड्यूल कास्ट के लिए तथा 47 सीटें शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्व्ड है। और जो 2 एंग्लो इंडियन हैं उनका वर्णन हमारे संविधान के आर्टिकल नंबर 331 में किया गया है। आर्टिकल 331 में यह बात साफ शब्दों में लिखी गई है कि राष्ट्रपति को 2 सदस्य लोकसभा में मनोनीत करने का अधिकार होगा यदि चुनाव में किसी भी एंग्लो इंडियन सदस्य का निर्वाचन नहीं हुआ होगा। तो इस प्रकार से ये आरक्षण से संबंधित बात को भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। यहाँ लोकसभा के बारे में एक बात और भी क्लियर कर लीजिएगा कि लोकसभा की वैसे तो अवधि 5 वर्ष ही होती है, जो कार्यकाल है लोकसभा का वह 5 साल होता है। लेकिन अगर किसी कारण से आपातकाल लागू हो जाए तो ऐसे समय में इसके कार्यकाल को बढ़ाया भी जा सकता है। इसके कार्यकाल को 1 वर्ष से लेकर के 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। हमें पता होना चाहिए कि जो हमारी 5वीं लोकसभा थी जिसका चुनाव 1971 में हुआ था, उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल लागू कर दिया था 1975 में। तो हमारी सरकार उस समय 5 साल नहीं बल्कि 6 साल चली, क्योंकि इंदिरा गांधी ने 1 साल बढ़ा दिया। और 42वें संशोधन के द्वारा लोकसभा का जो कार्यकाल है वह 6 वर्ष निश्चित कर दिया गया। लेकिन 44वें संशोधन 1978 के द्वारा इसके कार्यकाल को घटा करके पुनः 5 वर्ष कर दिया गया। इस प्रकार से इस समय हमारे देश में जो लोकसभा है उसका कार्यकाल केवल और केवल 5 वर्ष है। साथ ही आप लोकसभा की गणपूर्ति को भी ध्यान में रखिएगा। इसकी गणपूर्ति होती है 1/10 सदस्य, यानी कि अगर
लोकसभा के 1/10 सदस्य मौजूद होंगे तो ही इसकी बैठक हो सकती है, अदरवाइज नहीं। और इसके 1/10 सदस्य हुए 55 सदस्य। अगर 55 सदस्य उपस्थित होते हैं तो बैठक चलाई जाएगी, अध्यक्ष जो है बैठक की अध्यक्षता करेगा। लेकिन अगर 55 सदस्यों से भी कम सदस्य हाजिर हैं, उपस्थित हैं, तो ऐसी स्थिति में बैठक को रद्द कर दिया जाएगा। संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन मान लीजिए किसी समय संयुक्त अधिवेशन नहीं हो रहा है और किसी बैठक की आवश्यकता है, तो जो लोकसभा है वह अपने 1/10 सदस्यों के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति को सूचना दे सकता है और राष्ट्रपति एक विशेष बैठक का आयोजन भी कर सकते हैं। लोकसभा के 1 वर्ष में 2 अधिवेशन होना जरूरी है। इसके अधिवेशन जो है कितने समय में होने चाहिए? 2 अधिवेशनों के बीच में 6 मास से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। अगर पहला अधिवेशन हुआ है और उसकी अंतिम बैठक जिस डेट को समाप्त हुई है उससे लेकर के और दूसरी बैठक शुरू होने के बीच में 6 मास से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से लोकसभा के साल में 2 अधिवेशन बुलाए जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये थी लोकसभा के बारे में समस्त जानकारी। अब हमने लोकसभा के बारे में एक एक करके सारे पॉइंट्स क्लियर कर लिए हैं कि लोकसभा की गठन एवं संरचना के बारे में, उसके चुनाव के बारे में, सदस्यों की योग्यता के बारे में और लोकसभा के अधिवेशन के बारे में, गणपूर्ति तथा उसकी विशेष पावर्स के बारे में और साथ ही साथ लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में भी हमने सब कुछ अध्ययन कर लिया है। मैं समझती हूँ कि लोकसभा के बारे में सारी जानकारी अब आपकी समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये सारी जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।